हेलो स्टूडेंट्स। अपन पिछले जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने बात किया था स्केलेटन के एक्सोस्केलेटन और इंटरनल स्केलेटन दोनों की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने सिलेंडर टेट्रा के अंदर भी देखा था कि किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन तैयार होता है। फिर अपन ने सीपिया जो मोलस्का का एनिमल है उसके अंदर भी देखा कि किस प्रकार से उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है वो किस प्रकार से उसका खोल का निर्माण होता है और कौन सी ग्रंथि से होता है। फिर आगे जो अपन बात करेंगे वो करेंगे नर्वस सिस्टम की, इसकी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो संघ सिलेंटेट्रा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा और जो सिलेंटेट्रा संघ होता है वहां से नर्वस सिस्टम का की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उससे पहले जो होती है सीलेटा या अपन कहें जो वर्ग सिलेंटेट्रा है उसके अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं उस वहीं से अपन कहें प्री नर्वस सिस्टम का उद्भव होता है और यहां से स्टार्ट होगी वर्ग संघ सिलेंटेट्रा से नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ होकर अंतिम जो होगा, अंतिम अपन कहें कि जो कोर्डेटा वर्ग ममेलिया है वहां या हायर वर्टिब्रेट एनिमल है वहां तक नर्वस सिस्टम चलता है। नर्वस सिस्टम को अपन जो सामान्यतः मानते हैं कि ये एक उद्दीपन रिसेप्टर या स्टिम्युलस रिसेप्टर या बाह्य एनवायरनमेंट स्टिम्युल्स को ग्रहण करने का तंत्र होता है, जिससे अपन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and external environment and internal environment के बीच में जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है उसका पता लगाने के लिए या इस कम्युनिकेशन को पहचानने के लिए इस सिस्टम का उद्भव हुआ है। साथ ही साथ इंटरनल एनवायरनमेंट का को बैलेंस बनाए रखने के लिए किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में या अपन कहे कि टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर रहकर इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए नर्वस सिस्टम अहम भूमिका निभाता है। अपन सभी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम एक उत्तेजनशीलता या अपन कहे कि इरिटेबिलिटी जो एक जीवद्रव्य या अपन कहे कि प्लाज्मोडियम सेल प्लाज्मा या जो जीवद्रव्य है उसकी एक अहम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता। जीवद्रव्य की एक विशेषता होती है उत्तेजनशीलता की, और ये एक जन्मजात गुण भी होता है, ठीक है। हेरिटेंस कैरेक्टर भी होता है, हेरिटेबल कैरेक्टर होता है इरिटेबिलिटी, जिसको एक एनिमल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहकर टॉलरेंट या टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर रहकर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए क्या करता है, नर्वस सिस्टम का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक पाथवे चलता है और इस पाथवे से ही ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को समझकर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाता है और उसके बेस पे ही वह उस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस में अपने आप को अडेप्ट करता है। अडेप्ट करके ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करता है और उस बेस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करने के लिए खुद को क्या करता है, अडेप्टिव एनवायरनमेंट की ओर चेंजेस लाता है। इसके लिए पाथवे चलता है कि किस प्रकार से ये
अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या स्टिम्यूल्स को ग्रहण करके इंटरनल एनवायरनमेंट को किस प्रकार से चेंज करता है या बाह्य उद्दीपन को पहचानता है। तो सबसे पहले आता है स्टिम्यूल्स। अपन बात कर चुके हैं सबसे स्टिमुलस। जब अपन ने प्रोन या अपन पेलिमोन को एक विशेष सेपरेट लेकर चल रहे थे आर्थ्रोपोडा का अपन सेक्शन ए और सेक्शन बी के बेस पे, तो अपन ने देखा था कि उसके अंदर नर्वस सिस्टम चला था। तो अपन ने ये पाथवे बना के देखे थे। सबसे पहले था स्टिम्यूल्स, फिर रिसेप्टर ऑर्गन, अफ्रेंट, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं अभिवाही, सॉरी अफ्रेंट पाथवे, फिर यहां से आता है इंटीग्रेटेड या अपन कहे इंटीग्रेटिंग सेंटर। फिर आता है अफ्रेंट, ये अफ्रेंट है, ये आता है इफ्रेंट पाथवे, जिसे कहा कहते हैं प्रभावी सॉरी अपवाही। ये तो होता है अभिवाही और ये होता है अफवाही, एकत्रित करने वाला और प्रसारित करने वाला। ठीक है। इफेक्टिव ऑर्गन, और फिर आता है रेस्पॉन्स। स्टिम्युलस, स्टिम्युलस किसे कहते हैं? बाह्य वातावरण में होने वाले किसी भी प्रकार का चेंज क्या कहलाता है? स्टिम्युलस कहलाता है। यानी कि अपन कहे कि यहाँ पे एनिमल है, इस एनिमल के एनवायरनमेंट कूल एनवायरनमेंट था और अचानक यहाँ पे क्या हुआ, बॉइलिंग या टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, जिससे यहाँ पे कूल एनवायरनमेंट होकर ना होकर हॉट एनवायरनमेंट में चेंज हो गया। अब इस एनवायरनमेंट इस एनिमल को किस प्रकार से पता चला कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना। रिसेप्टर ऑर्गन क्या होगा, इसकी स्किन होगी। स्किन से यहाँ पे तंत्रिका तंत्र काम करना स्टार्ट करेगा स्किन से, और रिसेप्टर ऑर्गन सबसे पहले वर्क करेगा। रिसेप्टर ऑर्गन होगा इसकी स्किन, और यहां से अफरेंट यानी कि नर्व सेल जो होगी इसकी अफरेंट पाथवे, और अफरेंट पाथवे नर्व सेल इसको पहुंचाएगी इंटीग्रेटिंग सेंटर पे। इंटीग्रेटिंग सेंटर कहलाता है CNS, जो अपना होता है ब्रेन। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं। तो ह्यूमंस के अंदर CNS होता है, ब्रेन, हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब ये ब्रेन इन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए और इसके लिए एक डिसीजन लेने के लिए होता है कि आगे इस एनिमल को करना क्या है। तो यहाँ पे अपन कहे कि कोई ध्रुवीय भालू या पोलर बियर्स है जो ठंडे इलाकों में रहना पसंद करता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गया और जो आइस थी वो आइसलैंड थे या आइस जो थी वो पिघलकर खत्म हो गई और यहाँ पे माउंट्स आ गए और हॉट टेम्परेचर हो गया। तो अब इस पोलर बियर के लिए ये एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। ठीक है। तो इसकी स्किन को पता चला कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। फिर ये रिसेप्टर ऑर्गन नर्व सेल्स के दौरान अफवाही पाथवे के द्वारा कहां तक पहुंचा, इंटीग्रेटिंग सेंटर तक पहुंच गया। इसकी ब्रेन ने डिसीजन लिया और ये डिसीजन किसको भेजा,
अपवाई अफरेंट पाथवे के दौरान अफेक्टिव ऑर्गन, और अफेक्टिव ऑर्गन क्या होगा, होल बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, ये इसका अफेक्टिव ऑर्गन है, और इस अफेक्टिव ऑर्गन को इंटीग्रेटिंग सेंटर ने आदेश दिया कि यहां से जो अफेक्टिव ऑर्गन है इसको हटाकर कूल एनवायरनमेंट में ले जाया जाए। तो ये रेस्पॉन्स शो करेगा, और ये इस एनवायरनमेंट को जहां पे टेम्परेचर हाई हो चुका था इसको छोड़कर कूलिंग एनवायरनमेंट को सर्च करेगा और वहां पे पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये नर्व सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्ग सिलेंटेट्रा। तो वर्ग सिलेंटेट्रा के एनिमल के अंदर इंटीग्रेटिंग सेंटर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे सीलिएटा वर्ग सीलिएटा के अंदर अपन कहे एक कोशिकीय प्राणियों के अंदर सूचना का प्रसारण, ये तो हो गया अपन हायर एनिमल्स के लिए। लेकिन जब एक कोशिकीय एनिमल्स आते हैं जैसे कि पैरामीशियम, तो इन पैरामीशियम के अंदर इन सूचनाओं का जो प्रसारण होता है वो सीलेटा, जो सीलिया इनके अंदर पाए जाते हैं, इनके द्वारा ही इनके अंदर इन सूचनाओं का प्रसारण होता है। वो किस प्रकार से होता है, वो होता है इनके अंदर पाए जाने वाला एक तंत्र होता है जिसको अपन कहते हैं काइनेटी। काइनेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, सीलेट वर्ग या अपन कहे क्लास सीलेटा। इन सीलेटा क्लास के जो एनिमल्स होते हैं कोशिकीय एनिमल, इनके अंदर काइनेटिक सिस्टम होता है। काइनेटिक सिस्टम के अंदर इनके सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो अपन को पता है मेटाक्रोनल, कौन सी, मेटा क्रोनल मूवमेंट करते हैं। मेटाक्रोनल पाथवे के अंदर मूवमेंट करते हैं, और मेटाक्रोनल पाथवे क्या कहलाता है कि एक के बाद एक, जैसे कि कुछ सीलिया क्या करेंगे एक साथ अफेक्टिव स्ट्रोक डालेंगे, तो कुछ उसी वक्त क्या करते हैं रिकवरी स्ट्रोक डाल रहे होते हैं, और ये अपने पूर्व फेज में रहते हैं। फिर कुछ अफेक्टिव स्ट्रोक, फिर कुछ रिकवरी स्ट्रोक के अंदर ऐसे मेटाक्रोनल एक के बाद एक क्या करते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट के नीचे ही यहाँ पे मेटाक्रोनल वेज के अंदर ये गति करते हैं, और इस गति के लेवल तरीके से गति करने की सूचना एक विशेष तंत्र के द्वारा, और मेटाक्रोनल वेज के अंदर जो गति की जाती है इसकी सूचना एक विशेष सिस्टम के द्वारा होती है जो कहलाती है काइनेटिक सिस्टम। और इस काइनेटिक सिस्टम का जो निर्माण होता है इसके अंदर वो विशेष रूप से होता है, इसके अंदर पाए जाने वाली जो सीलिया होती है इसके नीचे ही
ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके नीचे ही इनके अंदर सेल्स पाई जाती है जो किसकी काइनेटिक सिस्टम का निर्माण करती है, जो कि काइनेटिक सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सीलिया जो होते हैं इनके नीचे एक सेल पाई जाती है जिसको कहा जाता है काइनेटोसोम। क्या कहा जाता है? काइनेटोसोम। और इस काइनेटोसोम से एक फाइबर बाहर निकलता है, एक तंतु बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है काइनेटोडेस्मेटा। ये काइनेटोडेस्मेटा और ये काइनेटोसोम मिलकर के काइनेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो इसके अंदर होने वाली जो इनके अंदर होने वाली जो सूचना ये होती है इनका प्रसारण इनके द्वारा ही, इस काइनेटिक सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ये तो गया सिंगल सेल एनिमल के लिए। ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम का जो निर्माण होता है वो जो संघ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो संघ है वहीं से नर्वस सिस्टम का उद्भव होता है। ये मैंने अभी पहले भी बताया था कि संघ से ही नर्वस सिस्टम का उद्भव होता है, इससे पहले काइनेटिक सिस्टम यूज आता है। और ये काइनेटिक सिस्टम भी उन एनिमल में यूज आता है जिन एनिमल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर ही ये काइनेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें अमीबा, तो अमीबा के अंदर काइनेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। उसका जीवद्रव्य इरिटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन उनके अंदर काइनेटिक सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके जीवद्रव्य में सीधे ही एक कोशिकीय सेल होता है और वो जो जीवद्रव्य मेम्ब्रेन जो होती है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो सेल मेम्ब्रेन सीधे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को जीवद्रव्य के माध्यम से पहचान कर उसके प्रति अपने आप को चेंजेबल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ जो अपना अध्याय है, जो अपना लेसन है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर अपन संघ सिलेंटेट्रा से स्टार्ट करते हैं। और संघ सिलेंटेट्रा के अंदर अपन जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का अलग मतलब होता है कि ये अलग अलग विशेषताएं रखता है अपने खुद के एनिमल। एक एनिमल के ही अनेक रूप होते हैं, जैसे कि पॉलिप्स या हाइड्रॉन्स के रूप में ये पाए जाते हैं। तो इनका जो मुख्य रूप होता है वो होता है एक तो पॉलिप और एक होता है हाइड्रेंथ। इनके रूप में ये पाए जाते हैं। एक मिनट। ठीक है, और दूसरा जो होता है कि इनके अंदर मैंने क्या कहा था कि समन्वय तंत्र या ब्रेन जो होता है इनमें पूर्ण रूप से क्या होता है? एब्सेंट होता है। ब्रेन एब्सेंट होता है संघ सिलेंटेट्रा के एनिमल्स के अंदर। और इनका इनकी जो बॉडी या जो इनका शरीर होता है वो शारीरिक संगठन कोशिका या उत्तकीय स्तर का ही बना हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है। साथ ही साथ ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो इनका जो पाथवे होगा वो किस प्रकार से होगा? स्टिम्युल्स, रिसेप्टर ऑर्गन, अफरेंट पाथवे, अफरेंट पाथवे, और यहां से कहां? यहां से होगा अफेक्टिव ऑर्गन। और अफेक्टिव ऑर्गन से रेस्पॉन्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अपन कहते हैं कि इनका जो इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होता है वो एब्सेंट होता है, ब्रेन या सीएनएस इनका एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे अफरेंट और इफरेंट पाथवे प्रेजेंट होता है, अफेक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनका नर्वस सिस्टम जो होता है ये जाल के रूप में फैला हुआ होता है। ठीक है, किस प्रकार से? एक जाल बना हुआ होता है, जैसे कि ये इसकी तंत्रिका सेल है और ये दूसरी तंत्रिका सेल से जुड़ा हुआ है, ये तीसरी से, ये चौथी से, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो उत्तकीय स्तर का होता है, और उत्तकीय स्तर के अंदर को जो सेल्स होती है, तंत्रिका सेल्स जो होती है, वो आपस में एक जाल के रूप में फैली हुई रहती है। जो नर्व नेट होता है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो इनका जो तंत्रिका तंत्र जो होती है वो नर्व नेट के रूप में फैली हुई होती है। ठीक है, तो वर्ग सिलेंटेट्रा के अंदर पाए जाने वाला नर्व सिस्टम नर्व नेट के रूप में इनकी बॉडी में पूर्ण रूप से फैला हुआ रहता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ओवेलिया। सबसे पहले जो नर्व सेल्स अपन सिलेंटेट्रा के अंदर पढ़ते हैं वो एनिमल आता है ओवेलिया। किसमें? ओवेलिया के अंदर अपन संवेदित व तंत्रिका कोशिकाओं का यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे। तो सेंसरी एंड नर्व सेल इन ओवेलिया। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? सेंसरी एंड नर्व सेल इन ओवेलिया। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है नर्व सिस्टम के अंदर, और नर्व सिस्टम का अपन पार्ट फर्स्ट लेके आज स्टार्ट किया है। तो ओवेलिया के अपन सामान्यतः से जानते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल होता है। कैसा? पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल होता है, जिसके अंदर ये किस रूप में प्रेजेंट होता है? या तो पॉलिप के रूप में होता है, या फिर हाइड्रेंथ के रूप में, या गोनोजोइड्स के रूप में, जूइड्स के रूप में, या फिर ब्लास्टोस्टाइल के रूप में प्रेजेंट होता है। के रूप में इसके पॉलीमॉर्फिज्म में विभिन्न रूप होते हैं। साथ ही साथ इसका जो सेल द्विस्तरीय होती है, द्विस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। जैसे कि अपने अंदर त्रिस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर, वैसे ही इसके अंदर कितनी द्विस्तरीय पाई जाती है। और बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ होती है एंडोड्रम। मीजोड्रम इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गया किसका? इसका द्विस्तरीय कोशिकाओं का अवरूप। साथ ही ये जो ओवेलिया है ये हाइड्रेंथ के रूप में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो इसकी शारीरिक संरचना होती है वो हाइड्रा के समान होती है। किस प्रकार? हाइड्रा के समान होती है। ठीक है, तो इसके हाइड्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अपन हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और पोलिप, ये शब्द पोलिप यहां पे अच्छे से समझना, पोलिप शब्द किसका है? ओवेलिया का। ठीक है, तो ओवेलिया के पोलिप किसका उत्पादन करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करते हैं, और इनको अपन कहते हैं
क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। कोरल रीफ्स अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कोरल रीफ्स, और कोरल रीफ्स का आर्थिक महत्व भी होता है, ये अपन पढ़ेंगे किसमें, थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ओबेलिया, संक्सलेन टेट्रा के एनिमल ओबेलिया के पोलिप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करने वाले पोलिप के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फेरिंग्स प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पे इसके अंदर एब्सेंट होती है फेरिंग्स ग्रूव। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन कर आगे जो इसका ओबेलिया के अंदर सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो ये तो होगी इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो स्ट्रक्चर ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसके अंदर ये जूइड्स संरचना लिए हुए होता है, जिसमें पॉलिप, हाइड्रेंट, गोनोजूइड्स, जूइड्स एंड ब्लास्टोस्टाइल के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी द्विस्तरीय कोशिका लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर एक्टोड्रम और एंडोड्रम अंदर की तरफ पाया जाता है, और बीच में एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है, जिसको मीजोड्रम कहा जाता है। एक कोशिकीय स्तर यानी कि उसके अंदर कोशिका उपस्थित नहीं होती है, लेकिन वो स्तर पाया जाता है। इनके बीच में जो स्तर होता है वो एक कोशिकीय स्तर मीजोड्रम के रूप में पाया जाता है, जो इनमें एब्सेंट होता है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी ऑर्गन। तो इसका सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो हाइड्रा में पाए जाने वाले सेंसरी ऑर्गन के समान ही होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके समान होती है, हाइड्रा के समान होती है। और मैंने अभी बताया कि इनके अंदर CNS एब्सेंट होता है, और CNS एब्सेंट होने के साथ साथ ही इनका जो सेंसरी सेल या नर्व सेल्स जो होता है वो नर्व नेट के रूप में इनमें पूर्ण रूप से फैला हुआ रहता है। तो अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी सेल। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ और साथ ही इंक भी डाल देता हूँ इसके अंदर। जितने टाइम वीडियो को पॉज करता हूँ वो आपको कटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैं यहाँ पॉज करूंगा और वापस एक्टिव करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पॉज किया, लेकिन आपको यहाँ पे डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अपन तैयार है अपना डायग्राम, और साथ ही मैंने मार्कर में भी इंक तैयार है। तो अपन बात कर रहे थे सेंसरी सेल की, किसकी, सेंसरी सेल की। तो सेंसरी सेल जो होता है वो इसके दोनों लेयर के अंदर, दोनों कोशिकीय लेयर एक्टोड्रम और एंडोड्रम की परतों की तरफ, या अपन कहे कि इस तरह एक्टोड्रम और एंडोड्रम में पाई जाती है। ओबेलिया के जो दोनों कोशिकीय स्तर होती है उनके अंदर सेंसरी सेल की सेल पाया जाता है। और ये सेंसरी सेल की अपन प्रेजेंस देखे तो ये प्रेजेंस एक्टोड्रम में इसकी मौजूदगी ज्यादा होती है बजाय एंडोड्रम के। लेकिन एंडोड्रम के अंदर भी जो माउथ टेंटिकल्स होते हैं, साथ ही साथ अपन कहे कि इनके जो मुख कोण या मुख शंकु जो इनके अंदर होते हैं, माउथ शंकु, उनके अंदर इनकी उपस्थिति अधिक होती है। अभी जो इनका बाह्य स्वतंत्र जो छोर होता है, बाहरी स्वतंत्र जो छोर होता है, ये अंदर की तरफ धंसकर एक प्यालेनुमा संरचना बनाता है, और इस संरचना से एक हेयर बाहर निकलता है, जिसको कहा जाता है सेंसरी सेल या सीलियम। क्या कहा जाता है, सेंसरी सेल या सेंसरी हेयर या सीलियम। तो ये कहलाता है सेंसरी हेयर, या इसको कहा जाता है सीलियम। ये सीलियम, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं ये आगे बाहर की तरफ चलकर इनके अंतिम छोर पर ये फूल कर एक गांठनुमा संरचना बनाता है, जिसको कहा जाता है नोडुलेटेड प्रोसेस। तो इनको कहा जाता है नोडुलेटेड प्रोसेस।
ये नोडुलेटेड प्रोसेस जो होती है वो इसकी जो नर्व नेट या अपन कहें तंत्रिका जाल, जो इसके अंदर तंत्रिका जाल जो पाया जाता है उनके साथ ये जुड़ी हुई होती है। और तंत्रिका जाल जो इनका होता है वो इस समान फैला हुआ होता है। ये फिर दूसरी तंत्रिका सेल से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से इनका तंत्रिका, और ये जो नोडुलेटेड प्रोसेस होती है वो इनके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से इनका जो अपन कहे ये दूसरा तंत्रिका सेल बना दिया, ये लो, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी नोडुलेटेड, अब इनकी जो अंदर की तरफ जो ग्रंथ होती है नोडुलेटेड सेल, जिन्हें अपन गांठदार संवेदी अंग कहते हैं, उनके प्रवर्ध से ये तंत्रिका तंत्र जुड़े हुए होते हैं। सॉरी, ये प्रवर्ध, ये या अपन कहें नोडुलेटेड प्रोसेस किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? तंत्रिका जाल के साथ जुड़े हुए होते हैं। संवेदी कोशिकाओं का संवेदी रोम एक आधारी कणिका बेसल ग्रेन्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है और इनके अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर एक सुविकसित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? सुविकसित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस नोडुलेटेड सेल एंड साथ ही इसके अंदर कोशिका का संवेदी या बेसल ग्रेन्यूल्स के साथ ये विकसित होती है। इसकी संरचना सामान्यतः सीलिया के तरह ही होती है। किसकी? सेंसरी हेयर की। और सीलिया के द्वारा समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर इसका टीएस का ट्रांसवर्स सेक्शन अपन देखते हैं तो सीलिया के अंदर जो पेरिफेरल फाइबर्स और सेंट्रल फाइबर्स की जो अरेंजमेंट पाया जाता है 9+2, वही अरेंजमेंट सेंसरी हेयर के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो कार्य होता है, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी सेल। तो सेंसरी सेल के अंदर अपन बात कर रहे थे, तो इसकी इसकी जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ पे होती है? द्विकोशिकीय स्तर के अंदर इनकी प्रोसेस प्रेजेंस होती है। जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों ही लेयर में ये पाया जाता है, लेकिन एंडोड्रम की अपेक्षा एक्टोड्रम में इसकी प्रेजेंस अधिक होती है। एंडोड्रम में इसकी जो प्रेजेंस होती है वो मुख्य शंकु में इसकी अधिक होती है। इसका जो बाह्य स्वतंत्र छोर होता है वो अंदर की तरफ धंसकर एक प्यालेनुमा संरचना बनाता है, जहां से एक सेंसरी हेयर बाहर की तरफ निकलता है, जो सेंसरी स्टिम्यूल्स को या अपन सेंस को पहचानने का वर्क करता है। साथ ही इनके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर सुविकसित न्यूक्लियस पाया जाता है और उनके स्वतंत्र छोर, अंतिम जो छोर होते हैं, ये फूलकर एक गांठदार संवेदी प्रवर्ध के रूप में विकसित होते हैं। और ये प्रवर्ध नोडुलेटेड प्रोसेस कहलाती है, जो कोशिका जाल के साथ या नर्व जाल के साथ, तंत्रिका जाल के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इनके जो कार्य होते हैं, ये कोशिकाएं संवेदनशील तथा संवेदी न्यूरॉन्स की भांति कार्य करते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स की अपन बात करते हैं तो ऐसे सेल्स जो बाह्य स्टिम्युल्स को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूरॉन्स कहलाती है। तो उनकी तरह ये उनके भांति बाह्य एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करके उनको पहचानने के वर्क का कार्य करती है। ये कोशिकाएं संवेदनाओं को पहचानने को ग्रहण करती है तथा उन्हें संवेदनाओं को, यानी कि बाहर से आने वाले स्टिम्युल्स को ग्रहण करके उनको प्रसारित करती है। प्रसारित मतलब उनको कहाँ भेजती है? प्रसारित इफरेंट सेल्स के रूप में ये कार्य करती है। और ये कोशिकाएं विभिन्न वातावरणीय उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होती है, जैसे कि स्पर्श, प्रकाश, ताप आदि में होने वाले परिवर्तन, और साथ ही साथ केमिकल चेंजेस जो होते हैं पानी के अंदर, उनको भी ये सेंस करने का काम करती है। अब आगे अपन बात करते हैं तंत्रिका सेल ऑफ ओवेलिया।
तो ये तो हो गई सेंसरी सेल। अब बात करते हैं अपन नर्व सेल। तो नर्व सेल्स कैसी होती है, इसकी डेमो मैंने दे दिया कि इस प्रकार का इनका तंत्रिका जाल इनमें पाया जाता है। स्ट्रक्चर में बना देता हूं कि किस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये इसकी यहां तक की देख लो, ये होती है इसकी सेंसरी सेल। और इस सेंसरी सेल का आप फोटो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जो नोटबुक आप तैयार कर रहे हो उसके अंदर इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको रफ करूंगा, इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे अपन इसके सेंसरी नर्व सेल्स की। तो नर्व सेल इसकी जो होती है वो इसकी पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से इसके उत्तक या टिश्यूज के अंदर फैली हुई होती है और एक तंत्रिका जाल या नर्व नेट के नाम से जानी जाती है। तो जिसको अपन कहते हैं नर्व सेल या नर्व सेल। ठीक है, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। ये इसमें सुविकसित केंद्रक होता है। पेंटागोनल होती है ये। ये इस प्रकार की इसकी एक सिंगल नर्व सेल्स की बात करें तो इस प्रकार की इसकी सिंगल नर्व सेल होती है। लेकिन ये किस रूप में होती है, तंत्रिका जाल के रूप में फैली हुई होती है। तो तंत्रिका जाल के अंदर अपन बात करें तो ये दूसरी सेल्स के साथ जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से इसकी तंत्रिका सेल या नर्व सेल्स इसकी होती है। तंत्रिका कोशिका इस समान की अपन को दिखाई देती है। और ये होते हैं इसके नोडुलेटेड छोर जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यह है सेल बॉडी। इनको कहा जाता है नर्व प्रोसेस। ठीक है, ये तो हो गई इसके नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स की बात हो गई जिसके अंदर इनके जो अंतिम जो छोर होते हैं वो गांठदार प्रवर्त के रूप में चेंजेस होते हैं, उनको कहा जाता है नर्व प्रोसेस। और इसके सेंसरी सेल के अंदर जो स्वतंत्र अंतिम जो छोर होते हैं वो गांठदार संवेदी प्रवर्त के रूप में मौजूद होते हैं, जिनको कहा जाता है नोडुलेटेड। अच्छा, ये है नोडुलेटेड।
नोडुलेटेड प्रोसेस कहा जाता है, उनको कहा जाता है नर्व प्रोसेस, जो इसकी नर्व सेल्स के अंतिम जो छोर होते हैं गांठ प्रवर्त के रूप में, उनको कहा जाता है। ठीक है, इनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं कि इनकी जो अफरेंट सेल्स होती है सेंसरी सेल्स की, उनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं, और जो संवेदनाएं जो पहुंचती है वो इसके इनके टिश्यू के अंदर जो उत्तक बॉडी जो इनकी होती है उनके अंदर, उसके पूरे सेंसर जो होते हैं उनको प्रसारित करने का काम करते हैं। तो इनका जो कार्य होता है, ये कोशिका शरीर की अन्य कोशिकाओं के साथ संपर्क में जुड़ी हुई होती है। जो इनकी जो नर्व सेल्स होती है वो पूर्ण रूप से एक जाल के रूप में फैली हुई होती है और सभी सेल्स के साथ ये जुड़ी हुई होती है। ये कोशिकाएं आवेग का प्रसारण या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का कार्य करती है। जो इम्पल्स होती है उनको ट्रांसमिशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का काम करती है। ओबेलिया मेडुल्सा में संवेदी कोशिकाएं तथा तंत्रिका कोशिकाएं, जो ओबेलिया मेडुसा के अंदर जो कोशिकाएं होती है तंत्रिका कोशिकाएं, वह संवेदी कोशिकाएं जिनको अपन सेंसरी सेल्स जो कहते हैं, उन सभी का की तुलना में जो तंत्रिका कोशिकाओं की तुलना में अधिक विकसित होती है, क्योंकि मेडुसा एक स्वतंत्र जीवी जीवक होता है। तो अपन यहाँ पे सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स का कंपैरिजन देखें तो सेंसरी सेल्स ओबेलिया मेडुसा के अंदर अधिक विकसित होता है, अधिक बड़ा होता है, क्योंकि वो जो जीव होता है वो स्वतंत्र जीव व्यतीत करता है, पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र या फ्रीली स्विमिंग करते हुए अपनी लाइफ स्पॉन करता है। इसीलिए उसको जो बाह्य एनवायरनमेंट में स्टिम्यूल्स होते हैं उनको अधिक ग्रहण करना पड़ता है, इसीलिए सेंसरी सेल्स उनमें अधिक विकसित होती है। ये हो गया अपना नर्व सिस्टम ऑफ ओबेलिया कंप्लीट। आगे अपन जो बात करेंगे वो करेंगे इनके संवेदी अंग जो है कि ये प्रकाश ग्राही के प्रति किस प्रकार से रेस्पॉन्स करते हैं, किस प्रकार से इनमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, वो सभी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करती है। अभी तो अपन ने जो देखा ओबेलिया के अंदर, वो नर्व सिस्टम के अंदर देखा कि इनका सेंसरी सेल्स होती है एक तो, और एक नर्व सेल्स होती है। सेंसरी सेल के अंदर एक तो होती है सेंसरी हेयर, और साथ में ही उसको कहा जाता है सीलियम। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है नोडुलेटेड प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर होती है सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड नर्व प्रोसेस। ये तीन चीजें इसमें पाई जाती है। और कंपैरिजन की बात करें तो ओबेलिया मेडुसा के अंदर सेंसरी सेल्स अधिक विकसित होती है। नर्व सेल्स का जो कार्य होता है वो होता है ट्रांसमिशन, इंपल्स का ट्रांसमिशन करने का, जबकि नर्व सेल्स का जो वर्क होता है वो प्रसारित या अफरेंट सेल्स का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।